गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका। मेरा नाम है सी एस सुनील कुमार और चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम कर रहे हैं सी एंटर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आज लेक्चर 2 के अंदर कुछ और चीज़ों को हम सीखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच कर आए होंगे सर कॉस्टिंग में तो थ्योरी कम आती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, आप तो सर थ्योरी ज़्यादा करा रहे हो। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे कॉस्टिंग कराने से पहले आपका एक माइंड सेटअप क्लियर करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में आप कॉस्टिंग पढ़ क्यों रहे हो, क्या रीज़न है कॉस्टिंग पढ़ने का, और उसको पढ़ने से आपको क्या क्या चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सारे चैप्टर्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आओ चलो अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। एक स्माइल लेकर आओ, चेहरे पे हंसो, थोड़ा खुश हो और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आओ। ठीक है सर, आप जो कहें वही करेंगे। ठीक है, आओ ज़रा शुरू करो मेरे साथ भाई लेक्चर नंबर 2। तो भाई हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ज़रा देखो यहाँ पे। हमने पढ़ा था सर पिछली क्लास में मीनिंग ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने क्या पढ़ा था सर? कॉस्ट पढ़ा था हमने, हाँ सर याद आया, कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई गुड्स बनाते हैं, कोई सर्विस बनाते हैं, उन गुड्स या सर्विस में लगने वाले सारे खर्चों को जोड़ दो। उन गुड्स या सर्विस को बनाने में लगने वाले सारे खर्चों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? तो हम उन सबको जोड़ के क्या कहते हैं? हम उन सबको जोड़ के कहते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की क्या है? कॉस्ट। ठीक है, मैं अब सर्विस वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्ट या गुड वर्ड यूज़ करूंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी गुड्स की बात ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन वो होता दोनों के लिए है कि जब हम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज देते हैं, यानी जितने भी खर्चे करते हैं, किस चीज़ से खर्चे करते हैं? थैंक यू। हम फैब्रिक के, जैसे मटेरियल के, लेबर के, इलेक्ट्रिसिटी, या जो भी खर्चे हम करते हैं एक गुड्स को बनाने के लिए, उन सारे खर्चों को जब आप सम अप कर देते हो तो आप कहते हो ये इस गुड की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल देखो मैं कहता हूँ कि एक रिमोट है। ठीक है, कहता क्यों ये रिमोट है? अब इस रिमोट को बनाने में क्या क्या लगा होगा सर? इसको रिमोट को बनाने में लगा होगा प्लास्टिक लगी होगी, कुछ मेटल लगा होगा, कुछ रबड़ के बटन हैं इसके, और कुछ इस पे कारीगरी मतलब नाम वाम लिखा गया है। तो इन सब को मिला के जो खर्चा आया है इस पे, वो सारे खर्चों को आप जोड़ लो और उन सबको जोड़ने के बाद आप कहोगे ये इसकी कॉस्ट है। ये क्या है? इसकी कॉस्ट। ऐसे ही आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका माइक हो गया, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो उसकी कॉस्ट आप क्या कहोगे? उसको बनाने में लगने वाले खर्चे को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो हमने उसको क्या नाम दिया? हमने कहा सर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब आपके एक्सपेंसेस गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कॉस्ट। क्या कहलाता है? हमारा कॉस्ट। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से आओ जरा। ये तो समझ आ गया सर? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? हाँ चलो आगे चलें। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद हमने सर पढ़ा था कॉस्टिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने पढ़ा था कॉस्टिंग का मतलब होता है वो टेक्निक एंड प्रोसेस। क्या होती है? वो टेक्निक और प्रोसेस होती है ताकि हम कॉस्ट को असर्टन निकाल सके। क्या कर सके? कॉस्ट को निकाल सके। ठीक है सर, यानी समझ आ गया। कॉस्टिंग की आप बात कर रहे हो, कॉस्टिंग को आप क्या कह रहे हो? दो चीज़ें हमने यहाँ बोली। क्या चीज़ें? दो चीज़ें। एक हमने कहा सर ये टेक्निक्स की बात कर रहा है, ये लिख लो मेरे साथ साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं इस लेक्चर के एंड में आऊँगा तब ये दोबारा आपसे पूछूंगा। ठीक है, इसलिए लिख लो। कॉस्टिंग की उसने क्या बात करी सर? उसने कॉस्टिंग को कहा दो चीज़ें। एक तो सर टेक्निक की बात हो रही है, वो टेक्निक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, टेक्निक्स। और दूसरा क्या बोला सर? दूसरा बोला प्रोसेस। प्रोसेस। ठीक है, ठीक है सर। तो कॉस्टिंग में एक तो टेक्निक्स हो गई और दूसरा क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। इन दोनों को यूज करके या इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को मिला के हम कॉस्ट को फाइंड आउट यानी असर्टन करेंगे। फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट को निकालेंगे। सर बात समझ आई? बताओ बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम कुछ टेक्निक और कुछ प्रोसेस लगाते हैं और उनको यूज़ करके फिर हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। क्या कहते हैं उसको? कॉस्टिंग। हाँ सर, ये बात समझ आ गई। ये आपने पिछले लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में भी हमें समझ आ गई है। तो सर इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन करने तो आ जाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग की जो आत्मा है ना,
ये कॉस्टिंग की जो बिल्कुल नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको कॉस्टिंग समझ आनी चाहिए, तब जाके आपको कॉस्टिंग में मज़ा आना शुरू होगा। नहीं तो बच्चे कॉस्टिंग से पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जब उसको आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको बेनिफिट देगा आपके फाइनल के अंदर, क्योंकि फाइनल के अंदर इसका एक विकराल रूप आता है। ठीक है, तो यहाँ समझोगे तो वो बेनिफिट देगा। चलो सर, ये भी समझ आ गया। आओ जरा, सेकंड हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस दो वर्ड अकाउंटिंग, तो यानी कॉस्ट क्या था सर? कॉस्ट तो था जब भी हम जो भी सारे खर्चे करेंगे उनको सम अप कर दो, एक्सपेंसेस को सम अप कर दो, यानी जोड़ दो, तो ये तो कॉस्ट हो जाती है हमारी। अकाउंटिंग क्या होता है सर? अकाउंटिंग हमने सीखा था, अकाउंटिंग होता है, हिंदी में कहते हैं इसको लेखन। क्या कहते हैं? लेखन। लेखन, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। लेखन, लेखन मतलब लिख लेना, यानी जब आप जो भी खर्चे करोगे उसको आप कॉस्ट बना दोगे, और उस कॉस्ट को जब आप लिख लोगे, उस कॉस्ट को आप जब लिख लोगे तो आप उन दोनों को जोड़ के क्या कहोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरे साथ साथ रिपीट करो, जब आप कॉस्ट को निकालोगे यानी कि सारे खर्चों को ऐड कर दोगे और फिर उन खर्चों को लिख लोगे, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? कॉस्ट, हाँ, अकाउंटिंग। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं। कह रहे इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, प्रोसेस फॉर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग, लिखना यानी रिकॉर्ड करना, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड। ठीक है, और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost। ठीक है, बात समझ आई? नहीं समझ आई? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि एक क्या है? ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का, लेकिन ये किसके लिए बनाया गया है सर? ये कॉस्ट के लिए बनाया गया है। विच बिगिंस, ये शुरू कहां से होता है? विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इसमें आप क्या करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड क्या करोगे? दो चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर तो समझ आ गया कि हम सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ के क्या बना देते हैं? कॉस्ट। पर यहां पे सर ये इनकम वर्ड कहां से आ गया? इनकम कहां से आ गया? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब आप गुड्स को बनाओगे, गुड्स को बनाने के बाद क्या करोगे? सेल करोगे, और सेल करने से क्या निकालोगे? प्रॉफिट। और कभी कभी आपका प्रोडक्ट बनाते टाइम भी इनकम हो जाती है। सर प्रोडक्ट बनाते टाइम इनकम? हाँ, प्रोडक्ट बनाते टाइम भी कुछ इनकम हो जाती है, ये उसकी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपने जैसे मान लो लकड़ी ली और लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लाइंट है, उसका उसका काम है, कॉपर का काम है। वो कॉपर के सामान लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको बना के, कुछ फैक्ट्री है उसकी, और अपने जो प्रोडक्ट है बना के वो बेचता है। तो अब क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो बनाने के बाद उसका बहुत सारा कॉपर वेस्ट बचता है। कॉपर वेस्ट को वो बेच देता है, और जो उसको बेच देता है वहां से क्या होती है? उसको इनकम। जो कॉपर वेस्ट उसने बेचा उससे क्या हो गई? उसको इनकम हो गई। तो यानी यही कह रहा है कि आप रिकॉर्ड करोगे इनकम और एक्सपेंस, और एक्सपेंस तो हमें पता है, सारे खर्चों को जोड़ दो तो आपके क्या निकल आती है? कॉस्ट। एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस हमने पढ़े सर? एक तो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, मतलब जैसे शर्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। फिर सर डायरेक्ट लेबर, उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं हमारे फालतू के, जो अदर खर्चे होते हैं, उसको हम ओवरहेड्स कह देते हैं। ठीक है, बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ओवरहेड्स, ठीक है, चलो ठीक है सर। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ आ गया, रिकॉर्ड करना इनकम और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, या फिर जिस बेसिस पे वो कैलकुलेट करे गए हैं। ठीक है, हम सीखेंगे किस किस बेसिस पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं। एंड एंड्स विद पीरियोडिकल एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। और कह रहे हैं देखो यहां से तो ये शुरू हो रहा है रिकॉर्ड करना, तो इसका बिगिनिंग प्रोसेस है, और एंड कहां पर होता है? ये एंड होता है सर जब हम क्या बनाते हैं? पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स। सर ये क्या चीज है? याद करो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यही करते हो। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से करते हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत करते हो आप जर्नल से, और जर्नल के बाद क्या बनाते हो सर? लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद क्या बनाते हैं सर? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में बनते हैं सर हमारे फाइनल अकाउंट, इसमें हमारा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है। यानी कि रिकॉर्डिंग से शुरू होता है
रिकॉर्डिंग से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है? एंड होता है हमारे जब हम अपने पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। ये शुरू कहाँ से होता है? जब आप उसको रिकॉर्डिंग करते हो इनकम और एक्सपेंडिचर को, और एंड कहाँ पर होता है? जब आप अपने पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना लेते हो। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन सर इसमें भी क्या पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बनते हैं? हाँ, इसमें भी कुछ चीज़ें बनती हैं ऐसे, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे बताएगा हमें वैसे करना है, ठीक है। ये वाला जो काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, तो हम कैसे करते हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमें समझ आ गया, कॉस्टिंग भी समझ आ गया। और क्या है सर, और क्या है? हाँ, इसके अंदर और भी चीज़ थी, फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, कह रहे इसको करने से होगा क्या? इसको करने से होगा क्या सर? इसको करने से एक तो कॉस्ट आपको पता चलेगी, प्लस आप कॉस्ट को क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। कॉस्ट को क्या करोगे? कंट्रोल। सर लेकिन कॉस्ट निकालना तो हमने कॉस्टिंग में भी देखा था कि टेक्निक प्रोसेस है जिसे हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट, और यहाँ पे भी वही करते हैं। हाँ देखो, कॉस्टिंग जो टेक्निक्स है ना, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज पे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं सिंपल बात करूँ कि अगर एक इंडस्ट्री है मोबाइल फ़ोन बनाने की, वो जो प्रोसेस लगा रही है अपने कॉस्ट को फाइंड आउट करने की, क्या सेम प्रोसेस क्या एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा सकती है? नहीं सर, दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हैं। एक मोबाइल फ़ोन है, एक कार है, दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों की कॉस्टिंग टेक्निक भी अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसे ही दोनों की कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक भी अलग अलग होगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आप कॉस्ट को फाइंड आउट करोगे, लेकिन कैसे फाइंड आउट करोगे? लिख कर फाइंड आउट करोगे। यानी आप अपने अकाउंट्स बनाओगे, वहां पे चेक करोगे क्या कॉस्ट बनती है, ठीक है, और फिर उसको क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। क्या करोगे? कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। कंट्रोल मतलब करना सर, कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है, उस कंट्रोल की बात हो रही है। अभी इसको और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर नहीं भी समझ आ रहा तो टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे जैसे हम इसकी गहराइयों में जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी मोटा मोटी ये समझ आ गया सर, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है जब हम लिख लेते हैं किसको? इनकम एक्सपेंडिचर को, और फिर ये शुरू होता है हमारा जब हम मतलब शुरू होता है इनकम एक्सपेंडिचर को लिख लेते हैं, और एंड होता है जब पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना लेते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है सर? इसको बनाने से हमें फ़ायदा होता है कि कॉस्ट पता चलती है, दूसरा हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो आज के बाद आप बता सकते हो कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का ये मतलब होता है। आओ जरा कॉस्ट अकाउंटेंसी पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बड़ा स्टेप है। कह रहे कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज़ बीन डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि अब ये जो कॉस्टिंग है आप इसको अप्लाई करोगे, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और मेथड्स और टेक्निक को भी यूज करोगे। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग एक बड़ा टर्म हो गया, अकाउंटिंग नहीं सॉरी अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपने किसको लेकर आ गए सर? हम इसके अंदर कॉस्टिंग के टेक्निक्स मेथड लेकर आ गए, और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी मेथड्स और प्रोसेस लेकर आ गए, इन दोनों को लेकर आ गए, ठीक है। मेथड एंड टेक्निक ऑफ टू प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट असर्टेनमेंट, सॉरी ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहे इसको दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे? हम दो चीजें निकालेंगे, एक तो कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अब मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद क्या निकल कर आ गया? कॉस्ट अकाउंटेंसी। और उससे क्या निकालेंगे हम सर? कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे। भाई सिंपल है, कॉस्ट अगर कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बढ़ सके, ठीक है। तो समझ आया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है सर? कॉस्ट सॉरी अकाउंटेंसी क्या है? द एप्लीकेशन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? देखो एप्लीकेशन वर्ड पे फोकस करना, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड एंड टेक्निक टू प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. It includes presentation of information derived there from फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यानी कि ये मेनली मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है, ठीक है। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। कुछ कुछ समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम ये तो देखो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को जब मैं प्रैक्टिकल से रिलेट करूंगा ना तब बताऊंगा कि हाँ देखो यहाँ थ्योरी पढ़ी थी अब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। पर थोड़ा सा पहले थ्योरी तो करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा आपके दिमाग में तो चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ चीज़ें समझ आएंगी। हाँ सर बात समझ आ गई है, आगे चलते हैं। आओ जरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम पैटर्न समझते हैं जरा अपना।
ठीक है। हाँ सर, आपने एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया। आओ ज़रा, हम कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सर इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, चलो। तो होता क्या है, देखो जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, टोटल क्वेश्चन पेपर, वो आता है टोटल 120 नंबर का। है सर 120 नंबर का? हाँ भाई 120 नंबर का आता है, 120 मार्क्स का आता है। ठीक है, यानी देखो वैसे होगा क्या, मैं जब आपकी क्लासेस लूँगा तो मेरा ध्यान कभी भी आपके नंबर्स पे नहीं होगा सर, लेकिन पास होने के लिए तो नंबर लाने पड़ेंगे। देखो पास होने के लिए आप नंबर अपने आप आ जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छे से उसके टेक्निक्स मेथड ढंग से समझ आ गए हैं, तो आप दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाओ कॉस्टिंग का, आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस आपके नॉलेज को बढ़ाने में, आपके जो इन डेप्थ इनके क्वेश्चंस हैं उनको सिखाने में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ये बोलूँ कि देखो ये वाला चैप्टर कर लो इतने नंबर का आता है, ये वाला चैप्टर कितने इतने नंबर का आता है, नहीं। 100% कोर्स कवर करना है, 100% आपको चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप प्रोफेशनल कहलाओगे। ठीक है, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, कोई ऐसा ये नॉर्मल सा आपका ये बी कॉम का एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तो प्रोफेशनल, मैं ये नहीं कह रहा बी कॉम का एग्जाम बेकार होता है, उसका एग्जाम भी अच्छा है, हाँ, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आपको प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो एग्जाम आपका जो आता है, क्वेश्चन पेपर जो आता है, वो टोटल कितने नंबर का आता है? वो आता है 120 नंबर का। 120 नंबर में से 120 नंबर में से जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का होता है, और ये क्वेश्चन आपका क्या होता है? कंपलसरी। क्या होता है? कंपलसरी। इसका मतलब क्या है सर? सर क्या ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा? अगर हमें क्वेश्चन ये आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा कि भैया आपको जो बाकी आपके जो क्वेश्चन है, यानी कितने नंबर का जो बैलेंस आपका पेपर बचा? 100 का। इस बैलेंस में से आपके पास चॉइसेस है, लेकिन इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, करना है तो यही करना है, नहीं करना तो भी यही करना है। ठीक है, यानी कि इसके पास आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है, कई बार जो एग्जामिनर होता है ना, उसको भी ये लगता है कि भाई पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और पहला क्वेश्चन ही अगर आपने नहीं करा तो उसका माइंड सेटअप हो जाता है कि यार पहला क्वेश्चन नहीं करा, कंपलसरी है, तो पता नहीं बाकी में इसने क्या करा होगा। ठीक है, बात समझ आई? कभी कभार कह रहा हूँ, हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है सर, बात समझ आ गई। आओ ज़रा, अगर समझ आ गई तो इस पे आओ। तो हमारा एग्जाम पैटर्न जो है उसमें क्या होता है, हमारा टोटल पेपर कितने का आता है? 120 नंबर का, ओ सॉरी हाँ 120 नंबर का आता है, जिसमें आपका 20 नंबर की तो थ्योरी होती है। क्या होती है? 20 नंबर की थ्योरी होती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर होता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बाकी 100 नंबर के आते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं? 80 नंबर के। जिसमें से कितने करने होते हैं आपको? 80 नंबर के। यानी अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो उसको कुछ मैं ऐसा कहूँगा कि भाई आपका टोटल मार्क्स जो आता है क्वेश्चन पेपर में, वो कितने नंबर के आते हैं? 120 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आता है टोटल क्वेश्चन पेपर? 120 मार्क्स का। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी हो गया, जो कितने नंबर का आता है? वो आता है 20 मार्क्स का। अब वो 20 मार्क्स का कैसे होता है? वो आपके 4 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। क्या होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, तो वो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? सॉरी वो कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया 20 नंबर का, जिसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 5-5 नंबर के एक होते हैं। उसके बाद जो आपका बैलेंस पेपर बचा, कितने कितने नंबर का बचा? 100 नंबर का बचा। उस 100 नंबर में से, उस 100 में से आपके पास चॉइस है, तो यानी उसमें से आपको कितना करना है? उसमें से आपको 80 नंबर का परफॉर्म करना है। तो टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का आंसर होगा। यानी कि 120 में से 20 तो आपका कंपलसरी हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी जो 80 है वो बैलेंस पेपर में से आपको करना है। ठीक है, जिसमें आपके पास चॉइसेस होंगे। ठीक है सर, तो इसमें क्या है, उस बैलेंस में से, ये जो बैलेंस आपको नजर आ रहा है ना, इसी बैलेंस में से 20 नंबर की आपके पास थ्योरी होगी। ठीक है, अब थ्योरी करनी है नहीं करनी वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई कि भाई जो बाकी मेरे पास 100 नंबर का बचा, उसमें से कितना होगा? 20 नंबर का थ्योरी होगा और 80 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे साथ साथ लिख लो। आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे? नहीं सर हम तो लिख नहीं रहे, हमें लगा आप सब ये ऐसे दे रहे हो, तो क्या ज़रूरत है लिखने की? लिख लो। ठीक है, लिखो इसको साथ साथ कि भैया कैसे लिखोगे, मैं भी लिखता हूँ। चलो,
मैं लिखूंगा सर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 120 नंबर का है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 वो तो है सर कंपलसरी, जो कि आता है 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सर 20 मार्क्स। ठीक है सर, बात समझ आ गई है, ये रहा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया। और जो बैलेंस पेपर है हमारा सर, जो बैलेंस पेपर है, बैलेंस पेपर बैलेंस क्वेश्चंस, वो है आपके 100 मार्क्स के। और उस 100 मार्क्स में से 80 नंबर के आपके होंगे प्रैक्टिकल और 20 नंबर के होंगे 20 मार्क्स के होंगे आपकी थ्योरी। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सर हमें करना ही करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। तो इसमें 20 में से 20 नंबर तो आने ही चाहिए हमारे। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। ठीक है, चलो अब रोने वाली जरूर बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये देखो यहाँ पे ज़रा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ सर, थोड़ा सा दिख रहा है। 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, ये 20 नंबर का हो जाता है आपका। ठीक है, हाँ सर देखिए। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट है पार्ट ए, पार्ट बी। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये हमारा नवंबर 2000 चलो, लिखा नहीं आएगा उसमें, अच्छी बात है। हाँ देखो, नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। और कह रहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5। और बाकी जो बाकी 5 क्वेश्चन आपके बचे ना, उसमें से हमें कितने करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी उसमें चॉइस है हमारे पास। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, टोटल कितने हो गए, 20। देखो ये पार्ट ए, इसमें 1 और 2, पार्ट बी, ठीक है सर, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यानी कितने हो गए टोटल, 4 पार्ट हो गए। और एक पार्ट कितने का है सर, एक पार्ट है 5 नंबर का। एक पार्ट कितने का हो गया, 5 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 कितने का हो गया सर, 20 नंबर का हो गया। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जो जो बैलेंस पेपर बचा हमारा, जिसमें कितने क्वेश्चन बचे सर, उसमें 5 क्वेश्चन बचे, 5 में से कितने करने हैं, 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 20 नंबर का। वैसे भी देखो ना, आप बताओ कि कितने नंबर बैलेंस बचे सर, 100 नंबर का पेपर बचा, 5 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होना चाहिए, 20 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि 5, हाँ 5 टू ज़ा 10 होंगे, तभी वो 100 का बनेगा। उस 100 में से मुझे कितने करने होते हैं, 80 नंबर का परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कितने का आएगा सर, 20 नंबर का आएगा। टोटल कितने का आएगा, 20 नंबर का। लेकिन उसमें पार्ट्स होंगे, उसमें क्या पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट हो सकता है 10 मार्क्स का हो सकता है, देखो हमेशा नहीं है, हो सकता है पहला एक ही पार्ट आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन दे दे 10 मार्क्स का, और बाकी जो है वो 2 पार्ट में दे दे। बाकी जो है आपको 2 पार्ट में दे दे, एक 6 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर, समझ आ गई है। आप सर हमें क्वेश्चन पेपर भी दिखा दो, आप जरा क्वेश्चन पेपर देख लो, क्या दिक्कत है। ये लो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन ही उसने कितना दे दिया, 10 मार्क्स का। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 भी वो आपको कितने का दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कितने का दे दे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको चॉइसेस दे दे, 5-5 का चॉइसेस दे दे, 6-4 का चॉइसेस दे दे, या पूरा 10 नंबर का। ठीक है, तो यानी जो बैलेंस पेपर है मेरा, उसमें मेरे बैलेंस कितने क्वेश्चन बचे, बैलेंस 5 क्वेश्चंस बचे ऑफ 20 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 आया मेरे पास, ठीक है, उसके मुझे उसने 2 पार्ट दिए। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो कितने नंबर का है, वो है सर 10 मार्क्स का। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 10 मार्क्स का ही हो। और जो सेकंड पार्ट है
वो भी कितने का होगा सर? वो भी होगा 10 मार्क्स का ही, लेकिन उसके अंदर पार्ट बन सकते हैं, जैसे कि 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, ठीक है, ऐसे करके पार्ट भी बन सकते हैं, और इसमें भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन समझ आ गया है। चल आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सर क्वेश्चन 3 भी 20 नंबर का ही होगा? हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा? सर क्वेश्चन नंबर 3 भी 20 नंबर का ही होगा, जिसमें से देखो पहला क्वेश्चन कितने का होगा? 10 नंबर का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपके पार्ट्स में हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 20 नंबर का होगा आपका। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है 10 नंबर का हो सकता है चॉइसेस में हो, और ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आपका चॉइसेस में हो। लेकिन नवंबर 22 में क्या है, दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के आए थे, दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के आए थे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया। ऐसे सर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या 20 नंबर का होगा? ऑब्वियस बात है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 20 नंबर का ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या क्या आ सकता है? सर क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास दो पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट देखो हो सकता है 10 नंबर का हो, और दूसरा पार्ट भी वही 4 और 6 मार्क्स का हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 20 नंबर का होगा, जिसमें आपके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट हो सकता है 10 नंबर का हो, और दूसरा पार्ट आपका 5 और 4 का हो। देखो यहाँ पे क्या था, 5 और 6 और 5, और यहाँ पे 5 और 4, ये 5 और 4 गलत है, 6 और 4 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 और 4 तो 9 हो जाएंगे, 10 कैसे बनेंगे, ठीक है सर। ये बात भी हमें समझ आ गई है, समझ आ गई है तो भाई इसको भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा? 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा 10 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। इसमें चॉइसेस हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। बताओ समझ आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया है। आओ सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बारी करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना आपका, वो जनरली जनरली क्या 99% चांस है वो आपका थ्योरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा क्या होता है? आपका थ्योरी होता है। देखो, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको क्या गिवन होते हैं? इसमें आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 5 में से आपको कितने करने हैं? 4, यानी एक चॉइस हो जाती है आपकी। और एक कितने का होता है? 5 नंबर का। यानी जो आपका आखिरी क्वेश्चन होता है ना, ये आपका होता है थ्योरी, जो कई बच्चे करते भी हैं, कई बच्चे नहीं भी करते हैं। हो सकता है कई लोगों को लगता है कि भाई थ्योरी कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं आते हैं। और हो सकता है कई बच्चे सोचें यार थ्योरी तो छोड़ो, प्रैक्टिकल करके जाएं, पर मैं आपको दोनों चीज़ें कराऊंगा, थ्योरी भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। थ्योरी में क्या होगा आपके पास? 10 नंबर का होगा, जिसमें से आपके पास 5 इंटरनल क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑफ 5 मार्क्स ईच, जिसमें से हमें कितने परफॉर्म करने होंगे? डू एनी 4, ठीक है। यानी हमें टोटल कितने गिवन होंगे? 5 गिवन होंगे, ए बी सी डी ई करके, जिसमें से मुझे कितने करने होंगे? 4 करने होंगे। ऐसे करके मेरे कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे? 10। तो ऐसे कर करके मेरे टोटल कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे सर? ऐसे करके मेरे टोटल 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और 100 में से 90 नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है कॉस्टिंग के अंदर, बशर्ते आपने अपनी तैयारी अच्छे से करी हो और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हो, ठीक है। बात समझ आ गई है सर? थोड़ा आगे बताऊं, आगे बताऊं, ठीक है, आगे बताते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत हल्की रखूंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं दूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे करते हैं। आओ जरा दोबारा से, थोड़ा सा अपना बॉडी पॉस्चर ठीक करो, थोड़ा जाग जाओ, पानी वानी पी लो। हाँ सर, पानी पी लेते हैं। जाग गए? हाँ सर जाग गए। आओ ज़रा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आओ टेक्निकल गुरुजी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल। सर कॉस्ट कंट्रोल कहीं सुना हुआ लग रहा है? हाँ बच्चों सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया था, अभी अभी मैं क्या बात कर रहा था आपसे, मैं अभी अभी आपको कह रहा था ये कि कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा देखो कि क्या करेंगे? कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल की बात हो रही है, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है आप देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल, उदय कंट्रोल, पढ़ो जरा। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कॉस्ट तो लगेगी, ऑब्वियस बात है। जैसे कि अगर ये पेन है, ये पेन बन रहा है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये लैपटॉप है, ये लाइट्स हैं, कुछ भी है, ये कैमरा है, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, उन प्रोडक्ट्स या सर्विस को बनाने में कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चे तो लगेंगे लगेंगे। लेकिन लेकिन
हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, यहाँ पे क्या वर्ड दिया उसने, कॉस्ट को एनालाइज करेंगे एंड डिसिप्लिन से एक्सपेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिसिप्लिन से एक्सपेंस करेंगे, ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए, ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए। ठीक है, आओ जरा लिख लो इसको बात मेरे साथ साथ। सर लिखना भी है क्या, हाँ भाई लिखना है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, इसको भी मैं समझ में टाइम पास करा रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी या फिर ये भी हो सकता है जब आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाओ और वहाँ पे आप मैनेजरियल डिसीजन के अंदर जब जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाओ, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ ये सोचो कि भाई मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देके मैं पास हो जाऊँगा, तो जब आप प्रैक्टिकली काम में जाओगे, वर्ड्स जहाँ आएंगे आपके पास, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, तब आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, डांट के बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। आओ ज़रा, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में उसने क्या कहा कि भाई हमारी कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, यानी एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन एक्सपेंसेस को हम डिसिप्लिन से खर्च करेंगे, हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ताकि कॉस्ट डज नॉट गेट इंक्रीज। ठीक है, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना, देखो कितना सिंपल वर्ड है, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब भाई खर्चों को इस तरीके से करो कि कॉस्ट बढ़ ना सके। यानी देखो मतलब खर्चा तो लगेगा ही। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आप रहते हो रजौरी गार्डन में। ठीक है, और आपको जाना है, कहाँ जाना है सर, हमें जाना है अपनी क्लास लेने के लिए, लेट्स सपोज लक्ष्मी नगर। अब यहाँ से यहाँ जाने के पास आपके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप कैब में चले जाओ, या आप मेट्रो में चले जाओ, या आप अपना ओन व्हीकल लेके चले जाओ, या लिफ्ट मांग के चले जाओ। सर लिफ्ट, हाँ लिफ्ट मांग के जा सकते हो, वो अलग बात है, क्लास में टाइम पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, कोई लिफ्ट दे या ना दे आपको। ठीक है, चलो तो बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या है कि हर किसी में आपकी अलग अलग कॉस्ट आएगी। जैसे मान लो कैब में आपकी 150 रुपये कॉस्ट आएगी, मेट्रो में आपकी 40 रुपये कॉस्ट आएगी, अपना व्हीकल लेके जाओगे तो हो सकता है 50 रुपये कॉस्ट आए, और लिफ्ट मांग के जाओगे तो हो सकता है कोई भी कॉस्ट ना आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो मेथड चूज करना है जहाँ पे मुझे सबसे कम कॉस्ट लगे। मान के चलते हैं अभी, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। अभी मान के चलते हैं हम कॉस्ट रिडक्शन की, कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हम मेट्रो में कितने लगाते हैं, 40 रुपये। ठीक है, अब हम अपना खर्चा इस तरीके से करेंगे कि कॉस्ट 40 रुपये से बढ़े ना, हम अपना खर्चा उस डिसिप्लिन में खर्च करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो 40 रुपये से बढ़े ना। मतलब सर हम जब रजौरी गार्डन से निकलेंगे, लक्ष्मी नगर जाएंगे, तो हम बीच में कुछ भी पैटीज़ नहीं खाएंगे। ठीक है, ना ही हम सर चाय पियेंगे, ना ही हम कोई अदर खर्चा करेंगे। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो खर्चा लगता है एक्चुअल में 40 रुपये, सिर्फ वही खर्चा करेंगे और पूरा अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे। ना तो कोल्ड ड्रिंक लेंगे, ना समोसा खाएंगे, ना पैटीज खाएंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन में, और उतना ही खर्चा करेंगे जितना लगना चाहिए। तो हमने क्या करा, कॉस्ट को कंट्रोल करा। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, जो आजकल के टीनेजर्स को नहीं हो पाता, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो इधर भी खर्चा कर देते हैं, वहाँ भी खर्चा कर देते हैं, कभी मन करा तो क्लास बंक करके भाग जाते हैं, कभी कॉलेज बंक करके भाग जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये चीज़ें गलत हैं, करनी भी चाहिए, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, लेकिन डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसिप्लिन होके ही, या डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में रखोगे, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे, तभी आप अपना सपना पूरा कर पाओगे, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाओगे। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट में जनरली क्या, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है या ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो कौन से होते हैं, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सीए कोर्स ही एक ऐसा कोर्स है जो सबसे सस्ता कोर्स है। सस्ता मतलब जिसकी फ़ीस बहुत कम है। सर फीस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, आप देखिए कोचिंग में इतने पैसे लग जाते हैं। मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली आईसीआई की फ़ीस देखोगे तो बाकी इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग, मतलब बाकी जैसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गया और अलग अलग जो एमबीए हो गया, ठीक है, ये जो बाकी कोर्सेज हैं इनके मुकाबले तो बहुत कम फीस है और स्टेटस बहुत अच्छा है। आपसे क्या मांगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट,
यानी जब जो सीए की डिग्री है वो आपसे क्या मांगती है, वो आपसे आपकी मेहनत मांगती है। मेहनत मतलब ये नहीं कि गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, मेहनत का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड कब होगा? जब आपके पास माइंड होगा। ठीक है, तो माइंड तो आपके पास है, अब उस माइंड को चलाना है। चलाना कैसे है? अपने दिमाग को यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना है। और कैसे यूज़ होगा? हमारे दिमाग होगा सर यूज़ डिसिप्लिन से। किससे यूज़ होगा? डिसिप्लिन से। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत आलसी है, वो बार बार आपको बोलेगा अरे चल 5 मिनट का आराम ले ले फिर पढ़ेंगे। फिर आप 5 मिनट का आराम लेते हो, फिर आप कहते हो यार घड़ी जो है ना अभी ये सुई इस पे आ जाएगी फिर पढ़ेंगे। फिर वो कहता है अरे थोड़ा सा और आराम ले ले। फिर वो कहता है चले एक काम कर थोड़ी सी पिक्चर देख ले। फिर वो कहता है चले एक काम कर अभी पढ़ेंगे, चाय पी ले। फिर वो कहता है अभी पढ़ेंगे, एक बार जरा मैसेज तो देख ले। तो ऐसे करके आपका दिमाग या आपका मन आपको भटकाता रहेगा, हमेशा भटकाता रहेगा। आपको उसको किस में लाना है? डिसिप्लिन में। तो उसी से आप क्या कर पाओगे? अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। ऐसे ही डिसिप्लिन से हम क्या करेंगे? कॉस्ट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई। कॉस्ट कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है? आओ जरा इसको पढ़ते हैं। कह रहे मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये लिख लो, पहले एक बार पढ़ लो फिर लिखना। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर is one of the main objective of a good cost accounting system. It ensures that expenditure are in consonance with predetermined set standard and any variation from these set standard is noted and reported on continuous basis. ठीक है, लिखो। cost control means cost control means maintaining discipline. cost control means maintaining discipline इन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर में हमने डिसिप्लिन दिखाया। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। लिख लिया? अब इसको करने से होगा क्या? यानी कॉस्ट कंट्रोल तो समझ आ गया कि डिसिप्लिन से खर्चा करो ताकि आपकी कॉस्ट बढ़ ना सके। इससे होगा क्या? इट एंश्योर्स that expenditure, लिखो, it ensures that expenditure, it ensures that expenditures are consonants are in accordance भी लिख सकते हो। ठीक है, consonants ना लिख के आप लिख सकते हो। ठीक है, एक काम करो ऐसे लिख लो, it ensures that expenditures are in accordance ड्राइंग टूल्स कहाँ गए भाई मेरे? ड्राइंग टूल्स नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, एक काम करो, कॉन्सोनेंस की जगह लिख लो इन अकॉर्डेंस with in accordance with predetermined सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी पहले से हमने स्टैंडर्ड बना दिया था कि भाई इतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए क्योंकि इतनी ही लगती है और इतनी ही होनी चाहिए। एंड एनी वेरिएशन, और अगर कोई वेरिएशन होती है यानी कॉस्ट हमारी ऊपर जाती है या नीचे भी आती है, ठीक है याद रखना नीचे आना भी दिक्कत है कई बार, फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड्स इज नोटेड एंड रिपोर्टेड ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। ठीक है, यानी कि हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इतना ही खर्चा होना चाहिए। आपके घर वालों ने आपको पैसे दे दिए कि भैया आपको क्लास जाना है ना, 40 रुपये लगेंगे, ये लो 40 रुपये, रजौरी गार्डन से लक्ष्मी नगर जाओ। ठीक है, और वापस आने के, हाँ वापस आने के भी देंगे, 80 रुपये देंगे। ठीक है, तो 80 रुपये दे दिए कि भाई रजौरी गार्डन से लक्ष्मी नगर जाओ, लक्ष्मी नगर से रजौरी गार्डन आओ, बीच में ना कुछ खाना पीना, ना बैठना, ना टपरी पे बैठना, ना दोस्तों से मिलना, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, हालांकि दोस्तों से मिलना चाहिए भाई, पिक्चर विक्चर भी देखनी चाहिए, अपने दिमाग बिल्कुल ऐसे गधे ऐसा मत बना दो। ठीक है, तो आपको पहले से एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया।
अब कॉस्ट को कंट्रोल करा, आपने अपने मन को कंट्रोल करा, खर्चा ना हो, कॉस्ट को कंट्रोल करा, उससे क्या हुआ, कि हमारे जो खर्चे हुए वो कैसे हुए, इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी पहले जो स्टैंडर्ड बना रखे थे उस अकॉर्डिंग ही हमारे खर्चे हुए। एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दी स्टैंडर्ड इज नोटेड, और अगर कोई वेरिएशन आ रहा है यानी ऊपर जा रही है कॉस्ट या नीचे भी आ रही है तो उसको रिपोर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, ठीक है सर, बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई ना, लिख लिया ना आपने ये? हाँ सर ये लिख लिया, तो नहीं लिखा तो लिख लो। आर इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स and any variation from these set standard is noted and reported on continuous basis। कॉस्ट कंट्रोल समझ आया? हाँ सर अब कॉस्ट कंट्रोल समझ आ गया सर, पहले बहुत पढ़ा था समझ नहीं आया, आपने समझाया ना बहुत अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया ना? हाँ सर समझ आ गया है, तो समझ आ गया तो एक अच्छी सी स्माइल लेकर आओ चेहरे पे, फटाफट से हंसो, थोड़ा सा खुश खुश हो जाओ, मुस्कुराओ। ठीक है, तो मैंने पानी पी लिया, आओ ज़रा आगे पढ़ते हैं ज़रा। ठीक है सर, कॉस्ट कंट्रोल तो समझ आ गया, कोई सर एक एग्जांपल देना, एग्जांपल देते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बड़े सा एग्जांपल दूंगा, खुश हो जाओगे। ठीक है, तो मैं भी चेयर पीछे करके खड़ा हो जाता हूँ ताकि अच्छा सा एग्जांपल दूँ। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या बन गए, सीए बन गए, और आपने अपने ऑफिस में दो इंटर्न्स को रखा, इंटर्न्स मतलब दो आर्टिकल को रखा। ठीक है, पहला आर्टिकल है ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई मैंने तो 1,000 रुपये का रिइंबर्समेंट दिया, यानी आपने इनको ऑडिट पे भेजा, और आपने ऑडिट पे भेजा, और जब वो ऑडिट पे गए तो वहाँ से वापस जब आए तो उन्होंने आपको पर्ची पे लिख के दे दिया कि भाई इतना हमारा खर्चा हो गया आने जाने में, खाने पीने में, हमें रिइंबर्समेंट दे दी जाए। ठीक है, आपको पता है कि जब आप अपने इंटर्न्स को ऑडिट पे भेजेंगे या कहीं पे भी जब आप उसको भेजते हैं तो आने जाने का खर्चा, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, वो सब आपका होता है, यानी ऑफिस का होता है, वो अपनी जेब से नहीं देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दो लोगों को भेजा और दोनों बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं जरा सुनते हैं। कह रहा भाई, ये इसको कह रहा भाई मैंने तो 1,000 रुपये का रिइंबर्समेंट दिया है। ठीक है, यानी कि मैं कितने मांग रहा हूँ, 1,000 रुपये, कि भाई मैं यहाँ गया था, फलानी फलानी जगह पे गया था, और मेरा आना जाना और खाना पीना रहना जो भी खर्चा हुआ वो 1,000 रुपये का हुआ। ठीक है, और ये इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है कि भाई ये तेरे 2,000 रुपये कैसे बन गए, यानी दोनों को एक ही जगह भेजा, एक ने कितने रिइंबर्समेंट दिया, 1,000 रुपये का, और दूसरा क्या कह रहा है, कितने का दिया, 2,000 का। अब ये क्या कह रहा है, बात समझ आई, ये क्या कह रहा है, कह रहा है देख भाई मैंने तो सारे एक्सपेंस बढ़ा के दिखाए हैं, एक्चुअल में तो मेरे भी कितने खर्चे हैं, 1,000 रुपये लगे हैं, पर मैंने जानबूझ के 2,000 रुपये दिखा दिए हैं। ठीक है, आप भी ऐसा करोगे अपनी आर्टिकलशिप में, आप भी पैसे खा जाओगे, पैसे मांगोगे, यानी आपको जो आपके प्रिंसिपल है बोलेंगे एक काम करो भाई ज़रा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले जाओ और ये काम करो, ये रखो 200 रुपये, और कैब से जाना, जल्दी जाना है, आप मेट्रो से चले जाओगे, 40 रुपये में 160 रुपये बचा जाओगे, और 160 रुपये अपनी जेब में रख लोगे। ठीक है भाई, क्या करें यार, इंटर्न आर्टिकलशिप में पैसे इतने कम मिलते हैं, यहीं से हमें गुजारा करना पड़ता है, जो अपने फालतू के खर्चे होते हैं यहीं से निकालने पड़ते हैं। तो आप भी करते थे, हम भी करते थे, सब करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। चलो, हाँ पर ज़्यादा घोटाला नहीं करना चाहिए, बड़े लेवल पे आके करना, अभी नहीं। चलो, तो ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे तो 1,000 रुपये लगे थे, मैंने 1,000 रुपये सर को दे दिए, 1,000 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए, तू भी तो उसी जगह गया था, तेरा भी तो उतना ही खर्चा होना चाहिए, तू कौन से महंगे होटल में रह खाना खा लिया, तू कौन सी महंगी कैब में चला गया, तूने 2,000 रुपये कैसे दिखा दिए। अब ये कह रहा है कि भाई देख मेरे तो लगे तो 1,000 ही हैं, पर मैंने 2,000 रुपये दिखाए हैं। अब आप क्या हो, आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने क्या कहा, कह रहे यार ये तो मुझे चूना लगा रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे, यानी कि अभी तक आपने स्टैंडर्ड नहीं बना रखे थे, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई आपको अपने आर्टिकल्स पे भरोसा था, आप कहते थे मैं भाई जाएंगे और वापस आ जाएंगे और जितना खर्चा लगता था वो ले लेंगे, लेकिन भाई यहाँ तो डबल खर्चा दिखा रहे हैं मुझे, ये तो मुझे लूट रहे हैं, मुझे चूना लगा रहे हैं। ये कौन है, ये आप हो, आप सीए बन गए हो। अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये तो बात गलत है, इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फिक्स करने पड़ेंगे। कैसे स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, आप कहोगे कि नहीं भाई देखो, अगर आप यहाँ जाते हो, फलानी फलानी जगह पे जाते हो, क्लाइंट के पास जाते हो, ऑडिट करने के लिए जाते हो, कुछ भी करने के लिए आपको भेजते हैं, तो भाई आना जाना रहना खाना सब कुछ मिला के 1,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं आना चाहिए। हम तो आपको 1,000 रुपये देंगे, आप अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो वो आपकी समस्या है, वो पैसे आप भुगतोगे, हम नहीं भुगतेंगे। यानी आपने क्या करा, आपने कॉस्ट कंट्रोल लगाए, आपने क्या करे, कॉस्ट कंट्रोल लगाए। बात समझ आई, इसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना, यानी स्टैंडर्ड फिक्स कर देना ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे, ताकि क्या रहे, कॉस्ट कंट्रोल में रहे। बात समझ आई, हाँ सर बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा। कॉस्टिंग यही है, कुछ नहीं है, कॉस्टिंग सिर्फ आपका कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस अगर आपने लगा दी, जो कि सीए स्टूडेंट में भर के होती है, भर के कॉमन सेंस होती है। ठीक है, नॉन सेंस भी होती है, कॉमन सेंस भी होती है। ठीक है, नॉन सेंस भी होनी चाहिए, कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, पर हमारे पास तो भर के कॉमन सेंस है, तो वही एक कॉमन सेंस यूज़ करो और
अपनी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर समझ आ गया कि भाई स्टैंडर्ड लगा दिए हमने ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है सर समझ आ गया। अब बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की। क्या कहें? कॉस्ट रिडक्शन की। देखो दो वर्ड आए, एक आया कॉस्ट कंट्रोल, एक आया कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से आप बता सकते हो क्या हुआ? सर कॉस्ट कंट्रोल तो ये था कि भाई जब हमारा एक पर्टिकुलर खर्चा होना ही है, यानी कि मैं अपने आर्टिकल को भेजूंगा एक जगह, जैसे मान लो मैं उसको भेजता हूँ चंडीगढ़ भेजता हूँ, ठीक है, हफ्ते में एक बार तो मैं उसको भेजूंगा कि भैया चंडीगढ़ जाना है, एक दिन वहाँ रुकना है, काम करना है, ठीक है, और वहाँ पे आना जाना रहना खाने में है ना 2,000 रुपये खर्च होते हैं। हमने जो अपना एक एस्टिमेट बना दिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको भी एस्टिमेट बनाना आता है, ठीक है, हर चीज़ का आप एस्टिमेट बनाते हो। अब जब जाते हो चाय की दुकान पर, ये दिन में 100 कप तो बेच लेता होगा, एक कप बेचता है 20 रुपये का, खर्चा इसका कोई है नहीं, फिक्स सेट कोई है नहीं, गैस कितनी लग जाती होगी यार, ये तो खूब पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों बेकार में सीए कर रहे हैं, हम भी चाय की दुकान खोल लेते हैं। आप ये करते होगे, ठीक है, झूठ बोल रहे हो नहीं करते तो करते होगे, सब करते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से भाई हम करते हैं। तो एक वर्ड आया कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि हम जब कॉस्ट होगी तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि भैया इसके बीच में ही खर्चा होना चाहिए। मैंने अपने इंटर्न को, अपने आर्टिकल को भेजता हूँ चंडीगढ़, मैं कहता हूँ भाई आना जाना रहना खाना 2,000 रुपये खर्चा होगा, इससे ऊपर तुम किसी अच्छे होटल में रहते हो, अच्छी जगह खाते हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल घटिया कोई उसको देते हैं। जो नॉर्मल एक होता है कि भाई ठीक है, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है बहुत बेकार नहीं है, नॉर्मल जगह पे आप रहो कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 रुपये के ऊपर खर्चा नहीं होता आने जाने का, रहना खाना सब मिला के। तो वो क्या है, कॉस्ट कंट्रोल की बात हो गई कि अब कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, और ऊपर या नीचे जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करी जाएगी। अब आती है कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन नाम से पता चल रहा है कि अभी एक्चुअली में हमारी कॉस्ट लग रही है, पर अब उस कॉस्ट को मुझे कम करना है, कॉस्ट को पकड़ के कम करना है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है। आओ पढ़ो, कह रहा है it may be defined as the achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? आओ कॉस्ट रिडक्शन के बारे में समझते हैं जरा, क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कॉस्ट रिडक्शन? कह रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन में आपको दो चीजें करनी है, एक तो रियल सच में, एंड परमानेंट। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं टेम्परेरी कम कर दी, परमानेंट। रियल एंड परमानेंट क्या होना चाहिए? रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट, रियल एंड परमानेंट इन दोनों को मिला के रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट जो भी आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट में रियल सच में होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। उसकी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई, उसकी कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, ठीक है सर, कोई एग्जांपल देके बताना। एग्जांपल देते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे एग्जांपल तो भरे पड़े हैं। जैसे एग्जांपल कि मैं एक मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो एक कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है। अब उसके अंदर उसको बनाने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, जिसके अंदर उसका एक खर्चा जो आता है, लेट सपोज मटेरियल का भी आता है। मटेरियल मतलब प्लास्टिक लेकर आता है वो, और वो प्लास्टिक जो है, दो दुकानें हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए जो है वो इसको देता है 100 रुपये पर यूनिट, यानी एक मोबाइल फ़ोन बनाने में उसको कितना प्लास्टिक लगता है, अगर वो ए से खरीदेगा तो 100 रुपये, और बी से खरीदेगा तो 80 रुपये। बी से खरीदेगा तो 80 रुपये। तो वो किससे खरीदेगा? ए से खरीदेगा, बी से खरीदेगा? सर वो तो बी से खरीदेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जब मैं ए का सामान लेकर आता हूं तो 10 रुपये लाने के लगते हैं, बताओ, लाने के भी तो पैसे लगेंगे। और जब मैं बी का सामान लेकर आता हूं, यानी बी की जो शॉप है वो दूर है, तो मेरे 50 रुपये लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? 50 रुपये लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली बताओ ए से मुझे कितने का पड़ेगा पर यूनिट? सर 100 का खरीदा, 10 रुपये लाने में लगे, तो ए से तो आपका टोटल जो खर्चा आया ना वो आया 110 रुपये का पर यूनिट। और बी से जब आप लाते हो तो सर ये आ गया 130 रुपये का। देखो देखने में वैसे बी का क्या लग रहा है, सस्ता लग रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली में अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो बी मुझे महंगा पड़ रहा है।
तो मैं किसका लेके आऊँगा, ए का, ऑब्वियस बात है ए का। लेकिन अब क्या करा मैंने, मैंने बी से बात करी, मैंने कहा देखो भैया आपकी दुकान है ना बहुत दूर है, आप सामान तो सस्ता दे रहे हो लेकिन आपकी दुकान बहुत दूर है, कुछ ऐसा करो कि भैया आपकी दुकान पास आ जाए, या ये 50 रुपए का जो खर्चा है ना ये कम हो जाए, तो फिर मैं आपसे लेने के बारे में सोचूं। अब बी कह रहा है कि सर देखो मैं तो आपको सस्ता दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे। मैंने उसको बोला देखो भाई आपके दुकान से लाने में मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो भाई एक ही दुकान मेरे पड़ोस में ही है, 10 रुपये लगता है, रिक्शे वाला ले आता है, अब वहाँ से लाऊंगा ढोके, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब बी कह रहा है सर एक काम करूँ मैं, अगर मैं आपकी फैक्ट्री के पास ही अपनी एक शॉप खोल लूँ दूसरी, तो आपको यहाँ से लाने में कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, आपको 0 रुपये लगेंगे, तो क्या आप मेरा माल खरीद लोगे। मैंने कहा बिल्कुल खरीद लूंगा। अभी कह रहा है कि सर देखो मैं लेते आऊँगा लेकिन है ना मैं फिर आपको माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 95 का दे पाऊंगा, मतलब कम से कम 95 का दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक नई शॉप खोलनी पड़ेगी, खर्चे वर्चे सब होंगे, तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। देखो सर, तो जो 80 का मिलता था मैं 15 रुपये बढ़ा दूंगा। अब बताओ ज़रा यहाँ बेनिफिट किस में हुआ। सर अब यहाँ पे जो माल मुझे पहले ए का मिलता था 110 रुपये का, अब वो कितने का मिल रहा है, वही माल मुझे कितने का मिलेगा, वो मिलेगा 95 का। कितने का मिलेगा, 95 का। या 95 भी छोड़ो, चलो मैं कहता हूँ, ये कहता है कि मैं आपको 100 रुपये का ही दे पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे भी अपने खर्चे लग जाएंगे। अब बताओ ज़रा, अब मैं किससे लेना पसंद करूंगा। सर सिंपल बात है, अब तो हम बी से लेना पसंद करेंगे। किससे लेना पसंद करेंगे, बी से, क्योंकि जब मैं ए का भी 100 रुपये में खरीदूंगा पर लाने में खर्चा कितना हो जाएगा, 10 रुपये, तो ए कितने का पड़ रहा है सर, 110 का। लेकिन अगर मैं बी का खरीदता हूँ तो बी का भी 100 रुपये का पड़ता है, लेकिन लाने में खर्चा कितना हो गया, बताओ बताओ बताओ, लाने में खर्चा कितना हो गया। सर एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ लाने में, तो इसका मतलब बी मुझे सस्ता पड़ गया। तो मेरी जो कॉस्ट पहले कितनी होती थी पर यूनिट, 110 रुपये, वो अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई, 100 रुपये। तो कॉस्ट में कितना रिडक्शन हुआ, बताओ क्या ये रिडक्शन रियल है। बिल्कुल सर रियल है, सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ये रियल है, हाँ सर रियल है, दिख रहा है। क्या ये परमानेंट है, बिल्कुल सर परमानेंट भी है। कितने रुपए की रिडक्शन हुई, सर 110 लगते थे अब आपके 100 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये पर यूनिट आपके कम हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। ठीक है, देखो भाई, ओ सो मत, यहाँ देखो ठीक है, सो मत, जागो भाई जागो। कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, कम भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रियल भी हो रहा है, परमानेंट भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन, रियल एंड परमानेंट। बात समझ आई, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंडीशन भूलना मत। देखो अगर आप कॉस्ट रिडक्शन में सिर्फ इतना सा लिखते हो कि सर कॉस्ट रिडक्शन में रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट, इट्स कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है या कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आपको साथ में कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। कंडीशन, हाँ इसकी कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है, यानी कॉस्ट रिडक्शन तो आप करोगे, कॉस्ट कम तो करोगे, लेकिन कंडीशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि लेट सपोज आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, और कौन सा मोबाइल फ़ोन चाहिए सर, हमें चाहिए एप्पल का आईफोन, वो भी 14, वो भी प्रो, और उसमें भी मैक्स वाला। ठीक है, और आपके ये जो आ रहा है, लेट सपोज आ रहा है 90,000 का। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं पर मान के चलते हैं 90,000 का आ रहा है, और आप कह रहे हैं यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो क्या करें, टशन भी दिखाना है, पैसे भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी इसकी सस्ती मिल रही है, सिर्फ 30,000 रुपये की मिल रही है। कॉपी ले लो, किसको क्या पता चलता है कौन हाथ में लेके देख रहा है एप्पल है या नहीं है। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, कॉपी ले लेते हैं। अब आपने क्या करा, कॉस्ट कितनी थी आपकी, 90,000, आपने कितनी कॉस्ट लेकर आ गए, 30,000, कितनी रिडक्शन हो गई, 60,000 की। क्या ये रियल है, हाँ सर रियल है। क्या ये परमानेंट है, हाँ ये परमानेंट है। पर आपने यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं करी। कॉस्ट रिडक्शन की कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपने वो कंडीशन की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर आप में दिमाग है तो कंडीशन समझ आ रही होगी, हाँ सर थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि भैया जो क्वालिटी आपकी इसमें थी, कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद भी सेम क्वालिटी होनी चाहिए। कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद भी सेम क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और आपको बताया गया कि भाई आपको प्रोडक्ट में ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, इतने स्टैंडर्ड की प्लास्टिक होनी चाहिए, इतने स्टैंडर्ड का ये सब होना चाहिए। या एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपको आपने एक उसका ऑर्डर दिया, क्या कहते हैं,
फर्नीचर बनाने का, बेड बनाने का, चेयर बनाने का ऑर्डर दिया, और आपने पूरी स्पेसिफिकेशन दी उसको कि भैया देखो उसमें इस तरह की लकड़ी होनी चाहिए, इस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ये सब ऐसे आपने करके उसको दिया। जैसे घर बनाने में भी हम देते हैं सब चीज़ें कि भाई ऐसा मार्बल होना चाहिए, ऐसे डोर ये सब होनी चाहिए। अब उसने क्या करा, घटिया मटेरियल यूज़ कर लिया जिससे आपकी कॉस्ट तो कम हो गई, घटिया मटेरियल यूज करा, कॉस्ट तो कम हो गई, तो क्या इसको मैं कॉस्ट रिडक्शन कहूंगा? नहीं। कॉस्ट रिडक्शन की कंडीशन यह है कि कॉस्ट कम तो होनी चाहिए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे आपकी आपके स्टैंडर्ड्स और आपकी क्वालिटी से। बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई। यहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जो आईफोन था, आईफोन की क्वालिटी अच्छी थी, आईफोन का स्टैंडर्ड अच्छा था, अब मैंने कॉपी ले लिया, तो भाई कॉपी के अंदर वो स्टैंडर्ड और वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, तो ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, दैट इज दिस इज नॉट कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है सर बात समझ आ गई। तो कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे भी क्या था, ए भी मुझे सामान बेच रहा था, बी बेच रहा था, जो क्वालिटी ए दे रहा था वही क्वालिटी बी दे रहा था। ठीक है, ए मुझे क्या दे रहा था, थोड़ा सा महंगा दे रहा था, और बी क्या दे रहा था, सस्ता दे रहा था। तो इस केस में क्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इस केस में क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, फिर भी मेरी कॉस्ट रियल भी कम हुई, परमानेंट भी कम हुई, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। अब पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा था। इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। ठीक है सर, एक छोड़ के हमने बी में ले लिया, 10 रुपए पर यूनिट हमें कम पड़ गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया। विदाउट, कंडीशन यहां से शुरू हो रही है, विदाउट इम्पेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड और डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही पूरा लिख के आओ, इम्पेयरमेंट देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड, इसका मतलब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कह रहा है जो उसकी सूटेबिलिटी थी, यूज जो था उसका वही यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं उसका यूज बदल जाए। आपने बोला था बेड बनाओ, उसने आपको सोफा बना के दे दिया, यूज नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी डाउनफॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर समझ आ गया। Cost reduction is an approach of management where cost of an object is believed to have a scope of further reduction। यानी cost reduction में हम वेज मतलब रास्ते ढूंढते हैं जहां से हम कॉस्ट को कम किए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करा था, हमने बी से बात करी और बोला यार थोड़ा अगर ऐसे एडजस्ट कर लोगे तो मैं आपसे ले लूंगा, ऐसे करके मैंने बातें करी, क्या कहते हैं, रास्ते ढूंढे, और रास्ता ढूंढने से मेरी कॉस्ट कम हुई। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई है सर। कॉस्ट रिडक्शन तो हमें समझ आ गया, कॉस्ट कंट्रोल भी समझ आ गया, कॉस्ट रिडक्शन भी समझ आ गया। सर आप बहुत देर से बोले जा रहे हो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। भाई पानी पीता हूँ, आप भी पानी पियो, और ये लिख लो भाई। ठीक है, लिखो इसको। चलो भाई समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, मैं ये आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, या फिर मैं अभी कुछ सेकंड्स का आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसको पढ़ लो। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ करा दिया है इसमें, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ भी समझ आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो इसको फटाफट से। पढ़ लिया? ठीक है सर पढ़ लिया हमने। आओ ज़रा आगे आते हैं। कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं? कॉस्ट यूनिट, देखो कॉस्ट यूनिट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो आप नॉर्मली भी घर पे करते हो, घर पे करते हैं। हाँ सर, ठीक है। आओ देखो क्या था, जब मैं छोटा था, मतलब छोटा मतलब जब मैं, अरे क्या है यार चलना, आ गया। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। ठीक है, ये कौन है? ये मैं हूँ। कान कहाँ गए मेरे? ये रहे बाल, मैं कुछ ऐसे बाल बनाता था। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये कर क्या रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा, थोड़ा ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत करता था। जब मैं जाता था दूध लेने, मिल्क, ठीक है, तो मम्मी कहती थी एक काम कर कि जाके 2 किलो दूध लेकर आ जा। मैं जाता था डेयरी पे, ठीक है, डोलची लेके। मदर डेयरी में उस टाइम बड़ा क्रेज़ था टोकन वाला, ठीक है, कि भाई टोकन लेंगे, टोकन डालेंगे और देखो जादू से दूध निकल कर आएगा नीचे, और फिर वो उसमें भरेगा, और इतना ही भरता है जितना हमारे डेयरी डोलची का साइज़ होता है। ठीक है, शायद आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, आप उस जनरेशन के नहीं हो। मैं
थोड़ी पुरानी जनरेशन का हूँ, बूढ़ा हो गया थोड़ा, तो हमें बड़ा मज़ा आता था सब चीज़ें करने में, जो आपको आज के टाइम पे शायद ऐसे लगे कि सर ये क्या बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, पर उस टाइम बड़ा मज़ा आता था। तो जाता था और मैं भाई 2 किलो दूध लेकर आता था। फिर मैं सोचता था, ठीक है, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ये 2 किलो दूध कैसे आता है इसमें, मतलब किलो में तो वो होता है, जब मैं कोई जैसे आटा लेने जाता हूँ तो मैं लाता हूँ 5 किलो, वो तोल के देता है, लेकिन दूध वो कैसे तोल के देता है, वो तो किलो में मुझे देता ही नहीं है, वो तो तोल के नहीं देता। तो क्या मैं इसको जो किलो कहता हूँ वो सही है या गलत है? सर ये तो गलत है, यानी कि हम इसको गलत प्रोनाउंसिएशन या मैं कहूँ गलत रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं। एक्चुअली में जब मैं दूध लेकर आता था तो मैं 2 किलो दूध लेकर नहीं आता था, मैं 2 लीटर दूध लेकर आता था। और आप भी ऐसे ही करते हो, ठीक है, आपके घर वाले भी आपको शायद बोलते होंगे कि 1 किलो दूध की थैली ले आओ, 2 किलो, अब थैली में आता है ना, 1 किलो दूध की थैली, आधा किलो दूध की थैली, और आप जाते हो जब उसके पास, आप कहते हो 1 किलो वाली थैली दे दो, तो वो एक्चुअली में देता आपको लीटर वाली थैली ही है। ठीक है, आपको देता वो लीटर वाली थैली, 1 लीटर वाली, लेकिन हम बोल चाल में जनरल टर्म्स में उसको किलो कह देते हैं, जो कि क्या है एक्चुअली में गलत है। क्या है एक्चुअली में गलत है। अच्छा, ठीक है, हाँ सर बात समझ आ गई, तो ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा मुड़ रहा है। चल, तो यानी कि ये क्या है सर, अगर मुझे किसी भी चीज जो कि लिक्विड फॉर्म में है, नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मिल्क हो गया या पानी हो गया, जैसे हम पानी भी खरीदते हैं तो पानी भी क्या मैं किलो में खरीदता हूँ, जैसे बड़ी वाली कैन आती है, बड़ी वाली कैन आती है, वो 20 लीटर की आती है, आप उसको ये कहते हो बड़ी वाली कैन भेज दो 20 लीटर की, क्या आप उसको कहते हो कि 20 किलो वाली भेज दो? नहीं, वो हमेशा क्या होता है लीटर में। तो यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को उसके यूनिट के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यूनिट के साथ डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब बताते हैं कि ये किस में नापी जाएगी, डिनोट मतलब नापना, किस में नापी जाएगी, तो उसको कहते हैं उसकी यूनिट, नापना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट यूनिट, क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर आप आटा लेकर आते हो, तो आटा जब आप लाते हो तो किस में लेकर आते हो, किस में से, थैली में लाते हैं, थैली मतलब उसको नापा कैसे जाता है, क्या वो किलो में नापा जाता है या वो लीटर में नापा जाता है? सर कैसी बात कर रहे हो, वो तो किलो में नापा जाता है। बात समझ आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई। ऐसे ही मान लेते हैं आप अपने एक दोस्त से मिले जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान था, ठीक है, कुछ ऐसा, और ये आप उसके पास जाते हो केले लेने के लिए, आप साथ में जाते हो, और वो क्या पूछता है, कहता है कि भैया ये बनानास कितने रुपए किलो दिए? ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई ये बनानास कितने रुपए किलो दिए, क्या वो सही कह रहे हैं? क्या ये जो आपकी फ्रेंड है ये सही डिनोट कर रही है इसके यूनिट? सर वो गलत डिनोट कर रही है। आपको जो केले हैं वो किलो में नहीं मिलते हैं, ठीक है, केले आपको कैसे मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ डजन, दर्जन में मिलते हैं केले, आपको किलो में नहीं मिलते हैं। चलो तो कॉस्ट यूनिट पढ़ते हैं क्या होता है, लिख लो, कॉस्ट यूनिट लिखो, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, लिखो, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा सर्विस और टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉमा सर्विस और टाइम, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, in relation to which, in relation of to which cost may be ascertained or expressed, in relation to which cost may be ascertained or expressed। ठीक है, एग्जाम्पल वही कि भाई जब भी आप कोई गुड्स बनाओगे, जब भी आप कोई गुड्स बनाओगे या सर्विस बनाओगे, तो उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो कॉस्ट है वो आप कैसे डिनोट करोगे या कैसे नापोगे, नापोगे, कैसे नापोगे, इन टर्म्स ऑफ उसकी कॉस्ट यूनिट, कि अगर वो किलो में नप सकता है तो किलो में बताओगे, अगर वो लीटर में नप सकता है तो लीटर में बताओगे, अगर वो किसी और यूनिट में, जैसे कि शर्ट है, शर्ट ना तो किलो में आ सकती है ना लीटर में आ सकती है, वो कैसे आएगी, वो यूनिट के हिसाब से आएगी, एक शर्ट, 2 शर्ट, यानी पर यूनिट। ठीक है, वो किसकी बात होगी, पर यूनिट की बात होगी। ऐसे ही मोबाइल फोन है, मोबाइल के भी यूनिट्स होते हैं, 1 2 3, तो ज्यादातर मेरे पास क्या आता है, ज्यादातर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आता है, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके आता है ज्यादातर, फिर बाकी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे केले हैं, केले डजन में होंगे ना कि किलो में। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ऐसे ही जैसे कि एग्जांपल कि दूध है, दूध कैसे मिलता है सर, दूध लीटर में मिलता है, किलो में नहीं मिलता, यानी कि आज के बाद आप जब दूध की थैली लेने जाओगे तो उसको किलो मत बोलना, आप क्या बोलोगे, लीटर। ऐसे ही सीएनजी है, जब आप सीएनजी लेने जाते हो तो आपको किलोग्राम में मिलती है, ठीक है, वहाँ देखना किलोग्राम में मिलती है। ऐसे ही फ्रूट्स जब आप लेने जाते हो तो आपको किलोग्राम में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही बल्ब जब आप लेने जाते हो, बल्ब नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी वो किलो वॉट में होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, गुड्स है, ठीक है। ऐसे ही सीमेंट जो है, सीमेंट आपको पर बैग या पर यूनिट में मिलता है आपको, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कॉस्ट यूनिट, ये क्या है इसकी कॉस्ट यूनिट, इसको भी लिख लो,
सर इसकी फ़ोटो बनानी है क्या? नहीं, फ़ोटो नहीं बनानी, सिर्फ लिख लो, जैसे मिल्क लिख लो लीटर में, सीएनजी लिख लो किलोग्राम में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिख लो किलोग्राम में, इलेक्ट्रिसिटी लिख लो किलोवाट में, सीमेंट हो गया पर बैग में, ऐसे करके लिख लो इसको, ठीक है। चलो, हो गया, हाँ सर हो गया। आओ ज़रा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब कि भाई यही हमें एक्चुअली में पढ़ना भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब देखो क्या होता है कि हमें क्या करना है मेनली कॉस्टिंग में। अगर आपने जैसे शुरू में देखा हो, या शुरू में जब हमने पहली क्लास मतलब अभी जब क्लास में आपको बताया, ये इतना ऊपर चला गया, हाँ ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग के अंदर टेक्निक प्रोसेस लगाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, यानी कॉस्ट को असर्टन करेंगे, कॉस्ट को निकालेंगे, ठीक है। यानी मेन काम हमारे यहाँ कॉस्ट को निकालना ही है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, देखो आप आओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पेपर जो आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पढ़ो जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या कह रहा है वो, ठीक है। अभी ये मत देना सर कौन सा क्वेश्चन है क्या है, रिक्वायरमेंट देखो, क्या यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टोटल सेल वैल्यू, वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। यानी हम सेल्स भी कैसे निकालेंगे, जब मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगा, यानी मेनली यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूट द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इफ द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एजुकेशन लोन, यानी यहाँ पे भी कॉस्ट निकालने की बात ही हो रही है अल्टीमेटली, ठीक है, घुमा फिरा के। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या ऑर्डर होगा, क्या कॉस्ट होगी, ऐसे यहाँ पे बीपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे भी सारा कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होंगी। कंप्यूट द मशीन आर रेट, यानी ये लेबर कॉस्ट है हमारी, ठीक है। कंप्यूट द मशीन आर, सॉरी लेबर कॉस्ट नहीं है, मशीन की कॉस्ट है, मशीन की पर यूनिट की पर आर की कॉस्ट क्या होगी, तो यहाँ पे भी ये कॉस्ट की बात ही कर रहा है। यानी मेनली क्वेश्चन जो आपका कॉस्टिंग का आ रहा है वो ज़्यादातर आपसे क्या निकालने की बात कर रहा है, कॉस्ट निकालने की ही बात कर रहा है। देखो कंप्यूट द कॉस्ट, फाइंड आउट द ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट निकलवा रहा है। यानी ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कॉस्ट निकालो। तो उसी के लिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसी के लिए हम टेक्निक और प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकूं, कॉस्ट को निकाल सकूं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो इसीलिए हमने कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा हुआ है। कॉस्ट को निकालने के लिए मैंने कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, अलग अलग तरीके से बांट रखा है, ठीक है। आओ जरा, सबसे पहले मैंने उसको बांट रखा है ऑन द नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, यानी कि अच्छा दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। चौथा है वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। पांचवा है कंट्रोलेबिलिटी। छठा है नॉर्मेलिटी। तो क्या सर हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है? बिल्कुल, ये सब हमें पढ़ना है कॉस्टिंग के अंदर। यानी कि देखो, मुझे यहाँ पे कॉस्ट को निकालना है, तो कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कॉस्ट को बांटना भी पड़ेगा। तो मैंने कॉस्ट को कितने तरीके से बांटा, मैंने सर कॉस्ट को 6 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? टोटल 6 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, या उसका एलिमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है, यानी कॉस्ट कौन सी है। वो भाई जिस जो कॉस्ट दिख रही है ना, बस वही उसका नाम दे दो। जो कॉस्ट जैसे दिख रही है वो उसका नाम दे दो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, की भी मैनेजमेंट को कौन सी कॉस्ट से मतलब होता है। वेरिएबिलिटी, यानी कौन कौन सी कॉस्ट बदल सकती है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर कंट्रोलेबिलिटी, कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कंट्रोल करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मल या एबनॉर्मल है, ठीक है। चलो तो ये लिख लो। फिर इसके अंदर पहले मैं एक काम करता हूँ, पूरा बता देता हूँ, फिर लिखते हैं। चलो सबसे पहले हमने बात करी क्या, नेचर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब जैसा नेचर वैसी कॉस्ट, यानी जैसी दिख रही है वैसी कॉस्ट। सर एग्जांपल देना, एग्जांपल, एक शर्ट बनाने में कपड़ा जो है, कपड़ा क्या है, मटेरियल, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, मटेरियल कॉस्ट। कपड़ा बनाने में जो लेबर बैठी हुई है वो क्या दिख रही है, सर लेबर दिख रही है, तो उसको नाम क्या दे दिया, लेबर कॉस्ट। कपड़ा बनाने में इलेक्ट्रिसिटी है, तो सर क्या दिख रही है, सर इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है। फील क्या हो रही है, सर इलेक्ट्रिसिटी फील हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। यानी जैसी नेचर वैसा कॉस्ट, जैसा दिख रहा है वैसा नाम दे दो, सिंपल है।
तो जैसा नेचर है वैसा नाम दे दो तो वो क्या बन जाएगी हमारी नेचर और मटीरियल, और सॉरी नेचर और एलिमेंट, यानी कि कॉस्ट को मैंने उसके नेचर के अकॉर्डिंग बांट दिया, जैसे दिख रही है वैसा नाम दे दिया। बात समझ सिंपल है, बाद में और डिटेल में भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ये हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट के चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद मुझे आपको कॉस्ट शीट ही करानी है अगले लेक्चर में, तो ये हम वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग, ये भी हमें पढ़ना है पर अभी नहीं पढ़ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग तो 3 कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर ये कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है, हाँ सुना लग रहा है, हाँ हाँ, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी में सर 2 ही है, एक तो कंट्रोल हो सकती है, दूसरी कंट्रोल नहीं हो सकती। तो हमें ये पता करना है कौन सी कंट्रोल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। अगर हो सकती है कंट्रोल तो उसको कंट्रोल करके कम लेकर आओ, नहीं हो सकती तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है वो भी देखेंगे। और नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास 2 ही होती है, एक तो नॉर्मल होती है, एक एबनॉर्मल होती है। और जो मैनेजीरियल वाली है ये वाली, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, फटाफट से चार्ट प्रिपेयर कर लो। बना लो चार्ट, बना लो ये। बना लिया? हाँ सर बना लिया। चलो आओ जरा, कॉस्टिंग मेथड्स, कॉस्टिंग मेथड्स, हाँ याद करो कॉस्टिंग मेथड हमने अभी अभी करा था। देखो कॉस्टिंग मेथड क्या होते हैं, आर यूज टू कैलकुलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द कॉस्ट फॉर डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉस्टिंग में हमारे कुछ मेथड्स होंगे जिससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे द कॉस्ट। क्या इवेल्युएट करेंगे, कॉस्ट फॉर डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। सर इसको कुछ एग्जांपल देके समझाना। हाँ सर एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे एग्जांपल क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल, ठीक है। अब अगर आपको पता हो तो क्रूड ऑयल से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं सर, इससे ही हमारा पेट्रोल बनता है। अच्छा सर पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है, हाँ इससे ही हमारा डीजल भी बनता है, इससे ही हमारा कैरोसिन भी बनता है, और इसी से ही हमारी जो नेचुरल गैस है सीएनजी वो भी इसी से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इन सबको बनाने का अपना अपना प्रोसेस होता है, इसको बनाने का एक अलग प्रोसेस है, इसको बनाने का अलग प्रोसेस है, और इसको बनाने का अलग प्रोसेस है। बताओ समझ आए? तो यानी कि जब इनके प्रोसेस अलग अलग हो गए तो इनकी कॉस्ट भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसी वजह से पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी की कॉस्ट अलग अलग होती है, क्योंकि इनको बनाने के अंदर जो लगने वाला खर्चा है वो अलग अलग है। तो जब इन पे लगने वाला खर्चा कम होगा, इन पे लगने वाला खर्चा कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट क्या है, खर्चों को जोड़ दो कॉस्ट बन जाती है। तो पेट्रोल को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसलिए पेट्रोल महंगा है, डीजल को बनाने में कॉस्ट थोड़ी सी कम लगती है, डीजल सस्ता है, कैरोसिन को बनाने में कॉस्ट बहुत कम लगती है तो कैरोसिन और सस्ता है, और सीएनजी को बनाने में कॉस्ट और कम लगती है तो सीएनजी भी सस्ती है। तो यानी कि जैसा उसका प्रोसेस वैसी उसकी कॉस्ट। अब पढ़ते हैं ज़रा क्या कह रहा है कि कॉस्टिंग मेथड में हम कैलकुलेट और इवेल्युएट करेंगे कॉस्ट फॉर डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है, इनकी कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकाली जाएगी कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबका अलग अलग मेथड है इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब जरा इसकी बात सुनो बिल्लू की, क्या कह रहा है बिल्लू। अच्छा सर कॉस्टिंग मेथड मतलब कॉस्टिंग के वो मेथड जिनको यूज करके हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, एट डिफरेंट लेवल्स। बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई। सर कोई और एग्जांपल देना, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरा तो फेवरेट एग्जांपल है शर्ट का। जब शर्ट बनती है तो शर्ट बनने के अलग अलग स्टेजेस पे होके गुजरती है। सबसे पहले तो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। अभी क्या शर्ट बन के तैयार है? नहीं सर अभी शर्ट बन के तैयार नहीं है, अभी तो कच्चा माल ही है, ठीक है। लेट्स सपोज हम 500 रुपये का कपड़ा लेकर आए, फिर वो दूसरे स्टेज पे क्या आ गया सर, उसकी स्टिचिंग हो गई, और सॉरी कटिंग हो गई, स्टिचिंग से पहले तो कटिंग होती है, क्या हो गई, कटिंग।
पता है ना आपको, जब शर्ट बनती है या कोई भी कपड़ा आप बनाते हो तो सबसे पहले उसको काटा जाता है, कटिंग होती है। तो क्या कटिंग बनने पे वो तैयार हो गई? नहीं, सिर्फ तैयार तो नहीं हुई, लेकिन मेरा कपड़ा कट गया है जो 500 रुपये का था, प्लस उसको काटने में जो उसने पैसा लिया 200 रुपये और लिए, तो अब ये सामान कितने का हो गया? कटा हुआ कपड़ा कितने का हुआ? 700 रुपये का। यानी जब वो कपड़ा नॉर्मल था, बिल्कुल एकदम प्लेन कपड़ा था, थान कहते हैं इसको, थान में था, तो 500 रुपये का था। लेकिन जब वो कट गया तो कितने रुपए का हो गया? 700 रुपये का। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद स्टिचिंग होती है, यानी उसको सिया जाता है। और स्टिचिंग करने में जो 700 रुपये का कपड़ा था, फिर लेबर ने पैसे और ले लिए, लेट्स सपोज 300 रुपये लेबर ने ले लिए, तो जो कपड़ा पहले 500 रुपये का था, वो कटिंग होने के बाद, स्टिचिंग होने के बाद कितने का बच गया? 1000 रुपये का। क्या ये हो गया? नहीं सर, अभी हुआ नहीं, अभी फाइनल होगा। इसके जो कफ्स हैं, कॉलर्स हैं, वो लगाए जाएंगे, आर्मोल लगाई जाएगी, और इसमें यहाँ पे ये कुछ लगाया जाता है, मैं नाम भूल गया इसका, वो लगाया जाएगा। और फिर इसकी फिनिशिंग होगी, धागे वागे छोटे मोटे काटे जाएंगे, यानी कि फिनिशिंग होगी मेनली इसकी, फाइनल जो होगा ये फिनिशिंग होगी। और फिनिशिंग होने में लेट सपोज 1000 रुपये का तो था वो स्टिचिंग होने के बाद, 1000 रुपये का सामान 200 रुपये और लग गए, तो कुल मिला के शर्ट कितने की हो गई? सिर्फ 1200 रुपये की हो गई। अब बताओ, अलग अलग स्टेजेस पे या अलग अलग प्रोसेसेस पे क्या कॉस्ट अलग अलग हुई? क्या कॉस्ट अलग अलग हुई? बिल्कुल अलग अलग हुई सर। तो यही है कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड ये कहता है, कॉस्टिंग मेथड मतलब कॉस्टिंग के वो मेथड जिनको यूज करके हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। कॉस्टिंग के वो मेथड जिनको यूज करके हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। आई ना बात समझ? बिल्कुल, आई एग्री, मुझे भी बात समझ आ गई है। ठीक है, चल इसको लिख लो, ये हिंदी वाला तो लिख लो, हिंदी वाला लिख लो कॉस्टिंग मेथड, फटाफट से लिख लो, बिल्लू की बात लिखो, लिखो फटाफट लिखो। ये मत सोचना अरे सर बाद में लिख लेंगे, लिखो अभी लिखो। लिख लिया? चलो आओ जरा। तो कॉस्टिंग मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं हमारे पास? देखो जरा, कॉस्टिंग मेथड में हमारे पास आता है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं? अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज असर्टेन, द प्रोडक्ट बीइंग ओनली द वन प्रोडक्ट लाइक ब्रिक्स, कोल एक्सेट्रा पर यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। मतलब देखो क्या होता है, हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, तो जब लैपटॉप मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, या लैपटॉप भी छोड़ो, कार की बात करते हैं। कार एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जो मैं कार की बात कर रहा हूं, कार मैन्युफैक्चरिंग। तो जब कार की बात होती है, तो कार कैसे बनती है? देखो कार हमें बनती है पर यूनिट वाइज, यानी एक कार पे काम होता है पहले, यानी पूरा प्रोसेस होता है, जो ढांचा होता है वो यहाँ पर आता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं, वो सब लगाया जाता है, फिर लास्ट में एक कार बन के तैयार हो जाती है कुछ ऐसी। तो एक कार पे पूरा काम हुआ, फिर ऐसे ही दूसरा ढांचा आता है, फिर उस पर काम हुआ। तो यानी यहाँ पे कार कैसे बन रही है सर? कार पर यूनिट के अकॉर्डिंग बन रही है, एक एक यूनिट बन रही है पर यूनिट। तो यहाँ पे कॉस्टिंग का कौन सा मेथड लगाया जाएगा सर? यहाँ पे कॉस्टिंग का मेथड जो लगाया जाएगा उसको कहा जाएगा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। सिंगल यूनिट मेथड सिंपल है भाई, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो सिंगली बनाया जाता है, अलग अलग मतलब एक एक करके बनाया जाता है। तो सर एक साथ कौन से बनते हैं? हमने तो ऐसा सुना नहीं, अभी देखते हैं वो भी। पर इतना समझ आ गया? हाँ सर ये बात समझ आ गई कि सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड वहां लगता है जहां पे पर यूनिट वैल्यू निकाली जाएगी, जहां पे पर यूनिट वैल्यू निकाली जाएगी। बात समझ आई? हाँ सर, जैसे कि कोल हो गया, ब्रिक्स हो गया, कार हो गई, लैपटॉप हो गया, ये पर यूनिट वाइज इनकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक साथ बहुत सारे बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बैचेस में बनते हैं। ठीक है, सम प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस। ठीक है, एग्जाम्पल कि भैया हमारे पास एक बहुत बड़ी मशीन है, ऐसे जाती है, फिर सामान यहाँ जाता है, फिर यहाँ जैसे अपने डिस्कवरी पे या फिर अगर देखते होंगे कहीं तो वहाँ देखा होगा, ऐसे होता है, और लास्ट में यहाँ पे गुड्स निकल के आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये मशीन चलेगी, ठीक है, लेट सपोज हम बना रहे हैं चिप्स, ठीक है, चिप्स के पैकेट यहाँ पे बन के निकल रहे हैं। जब ये मशीन चलेगी तो इस मशीन में क्या है कि भाई इस मशीन में आपको कम से कम 100 किलो आलू डालने पड़ेंगे, 100 किलो
आलू डालने पड़ेंगे। इससे कम इस मशीन में डलेंगे ही नहीं। अगर आपने एक बार ये मशीन चला दी तो कम से कम कितने आलू डलेंगे, 100 किलो आलू डलेंगे। और वो 100 किलो आलू पूरे प्रोसेस होके वो 100 किलो आलू यहाँ से ट्रेवल करेंगे और यहाँ जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, और यहाँ से फिर टोटल 1000 पैकेट हमारे बनेंगे। कितने बनेंगे, 1000 पैकेट। ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। यानी कि जब ये मशीन चलेगी तो इसमें कम से कम कितने आलू डलेंगे, 100 आलू डलेंगे, और पूरा प्रोसेस होके कितने मिलेंगे, कम से कम हमें 1000 पैकेट तो हमें मिलेंगे। तो ये जो मेरी कॉस्टिंग टेक्निक हुई, ये कैसे बना, ये बना इन टर्म्स ऑफ बैचेस। इन टर्म्स ऑफ बैचेस। तो जब पहला बैच शुरू होता है प्रैक्टिकली, अगर आप ऑडिट पे जाओगे ना तो वहाँ पे जब फैक्ट्रीज में जाओगे तो वहाँ देखो, वहाँ बैच के अकॉर्डिंग बनेगा। बोलेगा सर हमारा ये वाला बैच चल रहा है। और अगर आप देखो, अगर आप जैसे चिप्स या जो भी आइटम्स खरीदते हो, जैसे माजा का जो पैक आता है, टेट्रा पैक जो कागज़ वाला होता है, ठीक है, वो सब जो होता है उनके पीछे का भी देखना, उस पर बैच नंबर लिखा होता है कि ये इस बैच में बने थे। तो बैच में बनते हैं, फिर पूरे पेटी में उसके बांधे जाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगली नहीं बनाते, उनको एक साथ बनाया जाता है, उनको बैचेस में बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मशीन चलाई गई, इसमें 100 किलो आलू डाले गए। तो जैसे ही ये मशीन चली, यानी जैसे ही मशीन ये ऑन होगी, तो पहला बैच जो है कितने किलो आलू डालेंगे, 100 किलो, और पहले बैच में हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 1000 पैकेट मिलेंगे। तो अब मुझे बताओ, जो चिप्स के पैकेट मुझे 1000 मिले, वो एक बैच में हुए, यानी एक बैच में जब मशीन चली तो एक बार के अंदर मुझे 1000 पैकेट मिले। तो क्या यहाँ सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है या एक साथ सारे बन रहे हैं? सर यहाँ तो एक साथ सारे बन रहे हैं। तो ये कहलाया जाएगा मेरा बैच कॉस्टिंग। क्या कहलाया जाएगा, बैच कॉस्टिंग। हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। देखो अब आपको समझ आ गया कि भाई कॉस्टिंग मेथड किससे हुआ है। सर कॉस्टिंग मेथड प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया, जैसा प्रोडक्ट होगा वैसा मेथड लगाया जाएगा, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट पे एक जैसा मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट का नेचर अलग है, हर प्रोडक्ट का बनाने का तरीका अलग है। तो आप हर जगह पे क्या करोगे, अलग अलग कॉस्टिंग का मेथड ही लगाओगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। सिंगल भी समझ आ गया, सिंगल कॉस्टिंग हो गया जहाँ पे पर यूनिट से गुड्स बनाए जाते हैं, और बैच कॉस्टिंग हो गया जहाँ पे पर यूनिट फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे बैच की बात करते हैं। पढ़ो जरा, दिस मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। अ बैच में रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास थ्रू द फैक्ट्री। छोटे छोटे ऑर्डर जो कि फैक्ट्री से आते हैं इन बैचेस। ईच बैच हियर इज ट्रीटेड एज अ यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट निकलती है ना, वो पर यूनिट नहीं निकलती, वो पर बैच निकलती है, कि एक बैच को चलाने में, यानी जब मैंने 100 किलो आलू डाले तो टोटल कितना खर्चा आया पर बैच। ठीक है, एंड द सेपरेट कॉस्टेड हियर कॉस्ट पर यूनिट इज डिटरमाइंड द डिवाइडेड। ये बात की बात है। फिर कॉस्ट पर यूनिट हम, यानी एक जो चिप्स का पैकेट आपको 10 रुपये का मिलता है, जिसके अंदर 70% आपकी हवा होती है और 30% चिप्स होते हैं आपके। ठीक है, तो उस जो 10 रुपये का आता है, वो 10 रुपये का कैसा, मतलब उसका प्राइस कैसे निकाला गया, वो बात की बात है, वो यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 1000 पैकेट की कॉस्ट की बात होती है, यानी बैच कॉस्टिंग की बात होती है। बात समझ आई? ठीक है सर, बात समझ आ गई है। आओ पढ़ते हैं आगे। ऐसे ही क्या होता है सर, ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जैसे रोड बनाने के, ब्रिजेस बनाने के, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा, उस कॉस्ट को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी जैसे मान लो कि भाई आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, और आपका एक क्लाइंट है और उसने क्या करा, लेट सपोज आपका एक क्लाइंट है, उसकी एक फैक्ट्री है यहाँ पे बड़ी सी, और यहाँ पे उसका गेट है। आपको पता होगा, आपको शायद अभी ना पता हो, लेकिन जब आप ऑडिट पे जाओगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, और जहाँ एक्चुअल में फैक्ट्री होती है वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर उनका गेट होता है, मेन गेट, फिर वहाँ से आगे गाड़ी में जाना पड़ता है। लेट सपोज 1 किलोमीटर दूर ये है। अब क्या हुआ, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, सामान वामान सब भी लेके पहुँचाना है फैक्ट्री के अंदर, ये फैक्ट्री है। तो अब क्या है कि ये जो रोड था ये टूटा फूटा था, तो उसने एक बंदे को अपॉइंट करा और कहा एक काम करो, मैं आपको ठेका दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका सुन के आपको दिमाग में कुछ हो रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, एक काम करो, ये जो 1 किलोमीटर का रोड है ना, ये थोड़ा अच्छा सा बना दो, ताकि जो मेरे ट्रक्स आए, मेरी गाड़ी आए, उनको दिक्कत ना हो, आराम से आ जाए। और कह रहा है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे रहे हैं टोटल 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए में पूरा सड़क बना के हमें अच्छे से दे दो। ठीक है, बात समझ आई? अब ये जो 5 लाख रुपए ये निकालेगा, जो अपनी कॉस्ट निकाली इसने, या सॉरी जो इसने अपना सेलिंग प्राइस निकाला कि भाई मुझे कितने पैसे लेने हैं, ये कैसे निकाला होगा, ये इसने निकाला होगा अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब उसने कॉस्ट कैसे निकाली होगी अपनी, उसने अपनी कॉस्ट निकाली होगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
कैसे निकाली होगी? एज पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आपका क्लाइंट था, उसने 5 लाख रुपए में बात हुई। अब आप ऑडिट करने जाते हो और वो कहता है कि देखो यार 5 लाख रुपए की तो हमने यहाँ पे सड़क बनवाई है। अब आप कहते हो अच्छा सड़क बनाई है, ठीक है जरा मैं इससे जाके बात करूँ। और आप इससे क्या पूछोगे, भैया आपने 5 लाख की कॉस्टिंग कैसे निकाली? वो आपको बता रहा है देखो सर मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़कर आया हूँ। तो यानी कि जब मेरे पास कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसा काम होता है जहाँ पे मुझे घर बनाना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे रोड बनाना है, मुझे ब्रिजेस बनाने हैं, मुझे डैम बनाने हैं, तो वहाँ पे कॉस्टिंग का जो मेथड यूज़ होगा कॉस्ट निकालने का, वो कौन सा यूज़ होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। वो कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी बात समझ आई आपको? अलग अलग इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो जैसी जैसी इंडस्ट्रीज बदलती जा रही हैं, जैसी जैसी इंडस्ट्रीज बदलती जा रही हैं, वैसे वैसे कॉस्टिंग के मेथड भी बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे कॉस्टिंग के मेथड भी बदलते आ रहे हैं। और इसको यूज करके हम कर क्या रहे हैं? इसको यूज करके मेनली हम कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जब पर केजी वाले, सॉरी पर यूनिट वाले की बात होती है तो मैं कौन सा यूज करता हूँ? सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। जब बैच वाले की होती है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बैच कॉस्टिंग यूज करता हूँ। जब ब्रिजेस बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कौन सा यूज करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऐसे ही आता है एक प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल के अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि भाई पेट्रोल बनाना है, सीएनजी बनानी है, कैरोसिन बनाना है, तो वहां पे कौन सी मेथड यूज करेगा कॉस्ट निकालने का? प्रोसेस कॉस्टिंग। कौन सा मेथड होगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। अंडर दिस मेथड, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इज असर्टेन सेपरेटली। क्योंकि एक रोड है 1 किलोमीटर का, हो सकता है दूसरा रोड 5 किलोमीटर का हो, तो दोनों का कॉस्ट अलग अलग हो जाएगी। इट इज सुटेबल फॉर फर्म्स एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चल यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम है इसका। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेन। लाइक यानी प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे लगेगा सर? ये वहां लगेगा जहां पे प्रोडक्शन कुछ ऐसी हो रही है जो अलग अलग प्रोसेस में बटी हुई है। जैसे कि मैंने आपको क्रूड ऑयल का भी एग्जांपल दिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसने क्या लिखा है देखो, कहाँ गया? लाइक कॉस्ट ऑफ मेकिंग पल्प एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम पल्प। ठीक है, आपको पता होगा पेपर बनाने में पहले जो लकड़ी ली आती है उसका पल्प बनाया जाता है, फिर उस पल्प से पेपर बनाया जाता है, यानी अलग अलग प्रोसेस में काम होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करता हूँ तो सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग अलग निकलती है। सर्विस सेक्टर मतलब जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये जो आपका होता है ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है। कहाँ पर आता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। यानी कि जब मेरे पास जैसा प्रोडक्ट या जैसी सर्विस आएगी वहाँ मेरा कॉस्टिंग का मेथड बदल जाएगा। यानी कि अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है या मुझे ऑडिट पे जाना है चेक करने के लिए, तो मुझे वो प्रोडक्ट पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट पे किस टाइप से कॉस्टिंग का मेथड लगाया गया है, और फिर मैं उस टाइप के मेथड को चेक कर पाऊंगा और देखूंगा क्या इसने अपने प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकाली है या नहीं निकाली। बात समझ आई? इसलिए हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। ठीक है सर, बात समझ आ गई है? बात समझ आ गई है तो आगे देखो कॉस्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं सर। कॉस्टिंग मेथड समझ आ गए आपको? ठीक है, यानी हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं देखो, कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड मतलब टू फाइंड आउट द कॉस्ट। ठीक है, और डिफरेंट costing methods are used for different types of industries। ठीक है, एग्जाम्पल सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, ऐसे ही बैच कॉस्टिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक्सेट्रा। यानी अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी लिख दो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, हाँ सर बात समझ आ गई है। चल अच्छा,
ये तो समझ आ गया सर कॉस्टिंग मेथड क्या होते हैं। कॉस्टिंग मेथड मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से हम मेथड लगाएंगे ताकि हम उसकी कॉस्ट को निकाल सके प्रोडक्ट की या सर्विस की। दूसरा आता है हमारे पास कॉस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉस्टिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है कॉस्टिंग टेक्निक्स का? आइए ज़रा देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखो कॉस्टिंग टेक्निक्स यूजेस वेरियस मेथड फॉर रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। यानी यहाँ पे दो चीज़ें की बात कर रहा है, कह रहा है आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे वेरियस मेथड्स, और इसको लगा के आप दो चीज़ें करोगे। एक तो आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। अभी हमने सीखा था कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना शुरू में कि मैं लेक्चर के लास्ट में आते आते आपसे कॉस्ट कंट्रोल पूछूंगा। और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, यानी कि अब देखो जरा ये क्या कह रहा है बिल्लू, कॉस्ट टेक्निक से हम वेरियस मेथड पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से कॉस्ट को रिड्यूस एंड कंट्रोल कर पाएं। बिल्कुल सही। यानी अब देखो आपका जो कॉस्टिंग का पूरा ये जो बनाया गया एग्जाम बनाया गया या मटेरियल जो बनाया गया सिलेबस जो बनाया गया वो दो उसके स्तंभ हैं, दो बेस है उसके। एक है कॉस्टिंग मेथड और दूसरा है कॉस्टिंग टेक्निक। आप पूरे चैप्टर में मतलब पूरा जो आपका सिलेबस है कॉस्टिंग में आपको दो ही चीज़ें मेनली पढ़नी है, कॉस्टिंग मेथड, कॉस्टिंग टेक्निक। कॉस्टिंग मेथड में आप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कॉस्ट को। यानी एक पार्ट हो गया जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे वो आपको कॉस्ट निकालने की बात करेगा कि इसमें ऐसे निकालो कॉस्ट, अगर ये है तो कैसे निकलेगा कॉस्ट, ये है तो कैसे निकलेगा कॉस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। देखो हमें पढ़ना पड़ेगा अपना ये सिंगल कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स हमारे बने हुए हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स बने हुए हैं हमारे। तो यानी कि एक तरफा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि कॉस्ट को निकालना कैसे है। तो उसके लिए हमें अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं ताकि मैं कॉस्टिंग के मेथड सीख सकूँ, ताकि मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल सकूँ। बात समझ आई? थोड़ा माइंड सेटअप हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, यहाँ देखो भाई, ओ जागो, यहाँ देखो माइंड सेटअप हो रहा नहीं हो रहा? थोड़ा देखो, क्वेश्चंस कराने से पहले मुझे आपका माइंड सेटअप करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको एक्चुअल में पता तो चले कि भाई कॉस्टिंग में करना क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सीधा क्वेश्चन कराना है। देखो क्वेश्चन सीधा कराने में भी लग सकता था, लेकिन मुझे सबसे पहले आपका एक माइंड बनाना है कि अच्छा हमें ये पढ़ना है। यानी कि जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे कुछ ऐसे वाले, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, सर ये पढ़ते ही हमारे दिमाग में या फिर ऐसे चैप्टर आते हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे कॉस्ट निकालने की बात करेंगे, कॉस्ट निकालना है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे, दूसरी तरफ कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जहाँ पे कॉस्ट निकालने की बात नहीं करेगा, वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात करेगा और कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कई बार वो देगा कि कॉस्ट निकालो फिर कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस करो, या कई बार ये देगा कॉस्ट दे रखी है, अब इसको कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है या कंट्रोल करना है, जैसे भी होगा। ठीक है, यानी हमें जो चैप्टर्स हैं या मैं कहूँ पूरी कॉस्टिंग को दो हिस्सों में बांट दिया, कॉस्ट निकालना और दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस और कंट्रोल करना। बात समझ आई? यानी कॉस्टिंग के मेथड, कॉस्टिंग की टेक्निक। अब मेरे ख्याल से कॉस्ट से रिलेटेड आपका दिमाग खुल गया होगा, खुला या नहीं खुला? हाँ सर थोड़ा दिमाग खुल गया, पानी पी लेता हूँ, खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म ही होने वाला है आपका। ठीक है, टेंशन मतलब। बताओ समझ आया? ठीक है सर समझ आ गया, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमें समझ भी आ गया बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले तरीके से। ठीक है, हमारे ये इनकी तरह जो भी नाम है इनका। आओ जरा, कॉस्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है सर? कॉस्टिंग टेक्निक होती है हमारे पास, अच्छा कॉस्टिंग टेक्निक किस लिए होता है, कॉस्ट को रिड्यूस और कंट्रोल कर पाएंगे। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होती है, व्हेन अ नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री एग्री अमंग देमसेल्फ टू फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन डिटेल, adoption common terminology for various items and process, they are set to follow a system of uniform costing। uniform costing मतलब एक ही तरीके की फर्म है और एक ही तरीके के काम करती है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है सर, कार मैन्युफैक्चरिंग तो अभी पहले भी बताया था आपने भाई। कार मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको कॉस्टिंग मेथड बता रहा था, कॉस्ट निकालनी कैसे है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने की बात हो रही है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग लगभग सबकी एक जैसी होती है, ठीक है, कुछ को छोड़ के। जैसे रोल्स रॉयस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलग है, टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मारुति की, टाटा की, hyundai की, किया की और जो आपका महिंद्रा है, इनकी जो मेथड है वो एक तरीके से ही चलती है। तो वहाँ पे मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यानी मैं देखूंगा अच्छा मारुति में ऐसे कार बन रही है ना, इसने क्या मेथड लगा रखा है, ठीक है वही मेथड मैं महिंद्रा में भी लगा सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ऐसे ही नॉर्मली शर्ट की बात करता हूँ, भाई शर्ट बनती है वैन हुसैन की बनती है, शर्ट आपकी बनती है एरो की बनती है, लुई फिलिप की बनती है,
तो जो मेथड लुई फिलिप ने या एरो ने लगा रखा है वही मेथड में पीटर इंग्लैंड में भी चेक करने के लिए लगा सकता हूँ। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, एग्री अमंग देमसेल्फ टू फॉलो सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन डिटेल। ठीक है, चलो उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की हम क्या बात करेंगे, हम वैसे इसका पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेनली दो ही चीज़ें बात करता है कि हम कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक बांट देते हैं फिक्स में और दूसरा बांट देते हैं वेरिएबल में। फिर हम उसको देखते हैं कि क्या फिक्स है, क्या वेरिएबल है, क्या प्रॉफिट कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्या कॉस्ट को कम किया जा सकता है, कॉस्ट बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। उसके बाद बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग चीज़ है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई कॉस्टिंग मेथड पढ़ लिया ना आपने, मेथड में कॉस्टिंग को, कॉस्ट निकालने की बात हो रही थी, कॉस्टिंग टेक्निक में कॉस्ट को रिड्यूस और कंट्रोल कर पाएंगे। तो अलग अलग इंडस्ट्री वाइज भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज अलग अलग मेथड थे, वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज वाइज अलग अलग प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कॉस्टिंग के टेक्निक्स हैं। ठीक है सर, ये बात भी आपकी समझ आ गई है, समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सर, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ये क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास चैप्टर होते हैं। चलो बताओ समझ आया नहीं आया। चलो एक बार मैं समअप कर दूँ ज़रा। हाँ सर समअप कर दो। हमने अभी तक क्या सीखा सर, हमने जो सीखा, अगर मैं इसकी समरी बना दूँ आज की क्लास में। सर क्लास ख़त्म, हाँ क्लास ख़त्म, सर जाएँ, जाओ भाई, और क्या करना है। ठीक है, पर समरी देख लो। हमने क्या क्या सीखा सर, हमने सीखा कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, हमने सीखा कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, हमने सीखा कॉस्टिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, हमने सीखा कॉस्टिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, और एक चीज़ हमने और सीखी, हमने सीखा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सीखा। और हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या सर, हमने अपना माइंड सेटअप करा फॉर कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग पढ़ने से पहले हमें अपना माइंड सेटअप हो गया कि सर दो चीज़ें हमें इसमें मेनली पढ़नी है। एक तो हमें इसमें पढ़ना है कि कॉस्ट निकालना, ये सर बार बार क्यों लिख रहे हो, इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यानी जब भी आप चैप्टर करोगे तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये कॉस्टिंग मेथड करा रहे हो या कॉस्टिंग टेक्निक करा रहे हो, निकालना। और दूसरा कॉस्ट कम करना, यानी रिड्यूस एंड कंट्रोल। बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आ गई है। चलो समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपनी पढ़ाई अच्छी से करना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अलविदा। और भाई पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है? चलो ओके, चलो बाय।